Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Naveed Sabri here. आप लोगों के सामने आज 21 मार्च 2024 थर्सडे के जो डॉन एडिटोरियल्स हैं उसका एनालिसिस रखते हैं आपके सामने। एज यूजुअल स्टूडेंट्स, आपको पता है कि लेफ्ट साइड पे हमारा एडिटोरियल है जिसको मैंने डिफरेंट कलर्स में इसलिए इसको मैंने फॉर्मेट कर लिया है ताकि आइडियाज को सेपरेटली समझने में आपको हेल्प मिले। और दूसरी राइट साइड पे अगर हम देखें तो इसी एडिटोरियल में से ये जो हाईलाइट करके कुछ वर्ड्स इधर दिए गए हैं, उन्हीं वर्ड्स को लिख के उसके उर्दू मीनिंग और साथ सिनोनिम्स दिए गए हैं और ये तीनों एडिटोरियल के साथ ऐसे ही है। तो चलते हैं फर्स्ट एडिटोरियल की तरफ और ये है ग्वादर अटैक। ग्वादर अटैक जो कि ग्वादर अथॉरिटी जो पोर्ट अथॉरिटी है कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर ये हुआ और जिसके अंदर मतलब दहशतगर्दों की तरफ से ये अटैक हुआ। और ये अटैक की सिग्निफिकेंस दो तीन तरीके से है। नंबर वन तो ये कि ये नॉर्थ वजीरिस्तान के अटैक के चंद दिनों के बाद ही हो गया। और नॉर्थ वजीरिस्तान का जो अटैक है वो अटैक है जो कि टीटीपी के लोगों ने किया, जो अफगानिस्तान से आए थे बकौल हमारी एजेंसीज के। और ये जो अटैक है बलूचिस्तान वाला, ग्वादर वाला, ये मजीद ब्रिगेड जो कि बीएलए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी उसका एक विंग है, उसके साथ एफिलिएटेड है, उन्होंने किया। इसमें 8 टेररिस्ट कम अज कम मारे गए और दूसरी तरफ दो हमारे सोल्जर्स ने भी जाने दी। तो अब ये चीज जो है ना, ये जो सेपरेटिस्ट मिलिटेंट्स हैं बलूचिस्तान के, जो अटैक्स हैं ज्यादातर ये बीएलए आर्मी जो है उसके से रिलेटेड लोग जो हैं वो वही करते हैं और सिक्योरिटी के इश्यूज उन्हीं की वजह से होते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये फर्स्ट टाइम नहीं है। ग्वादर में इससे पहले भी पीसी होटल पे हमला हो चुका है 2019 में, वो भी बीएलए ने ही जिम्मेदारी उसकी कबूल की थी। और ये जो सारा एक चीज बनती है, स्पेशली जो ग्वादर या बलूचिस्तान से रिलेटेड जो अटैक्स होते हैं, ये एक सेपरेटिज्म वाला एलिमेंट तो हमें देते ही हैं, लेकिन जाहिर है कि इसके साथ बहुत ज्यादा जियोपॉलिटिकल एलिमेंट्स भी शामिल होते हैं। और उसकी आगे चल के बात करते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये जो अटैक हुआ है, इससे पहले पीसी होटल में जो अटैक हुआ था वो सीपैक को डायरेक्टली टारगेट किया गया था। और चाइनीज जो इंजीनियर्स या चाइनीज जितने भी लोग हैं पाकिस्तान में, उनको टारगेट किया जाता है ताकि सीपैक प्रॉपरली कंप्लीट ना हो सके। और इसी तरह का अटैक जो है वो कराची यूनिवर्सिटी के जो चाइनीज लैंग्वेज इंस्टीट्यूट है वहां पर भी 2022 में हुआ। तो अब ये स्पेशली चाइनीज के ऊपर जो अटैक्स हैं या ग्वादर से रिलेटेड अटैक्स हैं, तो वो जाहिर है सी पैक को टारगेट करने वाली चीजें हैं और इसके जियो पोलिटिकल सिग्निफिकेंस इसकी बहुत ज्यादा है। जियो पोलिटिकल सिग्निफिकेंस का मतलब ये है कि पॉलिटिकली और जियोग्राफिकली किस तरह से हम इसके साथ डील करते हैं। और जाहिर है कि इसके साथ इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है हमारी कोस्टल सिटी में यानी कि ग्वादर में वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होती हैं। तो हमारा हमारे जो न्यूज़पेपर है वो कहता है कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इस चीज़ पे कि ये अटैक किसने करवाया है और चाइनीज जो कि इस प्रोजेक्ट के साथ अटैच हैं उनकी सिक्योरिटी क्या प्रॉपर है या नहीं है। और एक और चीज़ जो सामने आई है वो कहता है जी कि वर्किंग रिलेशनशिप सामने आया है बिटवीन द टीटीपी एंड बलोच सेपरेटिस्ट ग्रुप्स। मतलब टीटीपी जो है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उसका ज्यादा जो अटैक्स होते हैं वो केपी के साइड पे होते हैं और वो एक रिलीजियस आउटफिट है। मतलब देखने वाली बात ये है
कि टीटीपी अपने जो नैरेटिव है उसके अंदर वो रिलीजन को इम्पोर्टेंस देते हैं कि वो तालिबान हैं और वो इस्लाम का नाम लेते हैं। और दूसरी साइड पे जो बलूचिस्तान में बीएलए वाले हैं, ये प्योर पॉलिटिक्स की बात करते हैं, अपनी रीजनलिज्म, अपनी ट्राइबल चीजें उसकी बात करते हैं, और बलूचिस्तान की आज़ादी की बात करते हैं और प्योर पॉलिटिक्स है। तो कहते हैं कि इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप और जो नेक्सस है, वो एक देखने की ज़रूरत है कि अगर वो है तो उसको टाइमली तोड़ा जा सके, और केपी और बलूचिस्तान जो हैं उसमें ये मिलिटेंट्स जो हैं उनकी कार्रवाइयों को रोका जा सके, और ये देखा जाए कि क्या इनको कहीं बाहर से भी हेल्प मिलती है, और अगर मिलती है तो ज़रूर उसको टारगेट होना चाहिए। अच्छा, और उसके बाद ग्वादर अटैक्स के बाद जो बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा जी कि जो इंसर्जेंट्स हैं, जो मिलिटेंट्स हैं, उनके साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी, उनको टारगेट किया जाएगा। लेकिन न्यूज़पेपर कहता है कि ये बातें अपनी जगह पे हैं, लेकिन जो सोशो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट है इंसर्जेंसी का, उसको भी टारगेट होना चाहिए कि बलूचिस्तान में पॉवर्टी है, बहुत गुर्बत है, डेप्रिविएशन है। डेप्रिविएशन का मतलब ये है कि महरूमियां हैं बलूचिस्तान की, उनको पीछे रखा गया है। उनको नेशनल जो एक कौमी धारा है, जो एक नेशनल लाइफ है पाकिस्तान की, उसके अंदर उस तरह से शामिल नहीं किया गया। तो इसलिए फिर वो जो सीपैक या कोई और इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स बनते हैं, उनके फ्रूट्स उन तक नहीं पहुंचते। मतलब गैस बलूचिस्तान से निकलती है, लेकिन गैस बलूचिस्तान के बहुत सारे एरियाज में नहीं है। ठीक है। तो इन डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के अगर असरात बलूचिस्तान के लोगों तक नहीं पहुंचते, तो जाहिर है कि उनके लिए तो वो किसी फायदे के नहीं है। और यही वो चीज है कि जो उनके अंदर एक एहसास महरूमी पैदा करती है। और इसके साथ मजीद ये कि जो इनफोर्स डिसअपियरेंसेस हैं, यानी कि उन लोगों का, बलूचिस्तान के लोगों का, कि जो अगवा कर लिया जाता है स्टेट इंस्टीट्यूशंस की तरफ से, उनको डिसअपियर कर दिया जाता है, उनको मतलब जो है वो, उनको पता ही नहीं चलता वो गए किधर हैं। फिर उसके बाद हेल्थ और एजुकेशन की जो मिजरेबल कंडीशंस हैं, वो सब चीज़ें भी इसमें अपना हिस्सा डालती हैं। और साथ फिर जो होस्टाइल फॉरेन एक्टर्स हैं जैसे इंडिया है, वो भी अपना काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिल के इन अटैक्स तक चीज़ों को लेके आती हैं। तो इन सब चीज़ों को प्रॉपर्ली टारगेट होना चाहिए। इसके बाद आगे जो सेकंड वाला एडिटोरियल है, वो एक्सक्यूजेज एप्लेंटी। ये जो एक्सक्यूजेज है, ये जरा इस पे भी एक लिटरेचर क्रिएट किया है हमारे एडिटर ने। ई एक्स, असल में तो एक्सक्यूज ही है ना, बहाना। एक्सक्यूजेज बहाने। लेकिन ये जो एक्स है, ये एक्स असल में उस एप्लीकेशन का नाम है जिसको पहले ट्विटर कहा जाता था, और ये सोशल कॉन्टेक्स्ट की एक प्लेस है, एक एप्लीकेशन है। तो अब चूंकि एक्स के ऊपर, यानी कि ट्विटर के ऊपर, जो फॉर्मली ट्विटर था, एक्स के ऊपर जो पाबंदी है, उस पाबंदी के हवाले से बहाने किए जा रहे हैं। कोई कहता है कि मैंने किया है, कोई मैंने नहीं किया। एक इदारा कहता है मैंने नहीं किया, दूसरा कहता है मैंने नहीं किया। तो फिर आखिर किया किसने है, कि किसी को समझ नहीं आ रही, और बहुत ज्यादा बहाने इसलिए किए जा रहे हैं। तो बात ये शुरू हो रही है कि जी, पाकिस्तान में जो कि ट्विटर जो है, जो कि लास्ट मंथ से बंद है, और ये लास्ट मंथ से, जनरल इलेक्शन के बाद से तकरीबन ये बंद है। वो 8 फरवरी के बाद से ये ट्विटर पाकिस्तान में बंद है। वो कहते हैं पहले तो कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा था, लेकिन फाइनली प्लेन डिनायल। पहले तो ये कहा जा रहा था नहीं जी चल रहा है, चल रहा है, हालांकि नहीं चल रहा था। तो वो कहते हैं कि फाइनली एक शीपिश ऑब्फस्केशन सामने आई है। मतलब ये है कि एक शर्मीली सी जो है ना, वो उलझन सामने आई है। दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं
कि जो पहले प्लेन डिनायल हो रही थी, नहीं जी हमने नहीं किया और अब ये पाकिस्तान में चल रहा है, बिल्कुल डिनाई कर दिया जाता था, उससे अब इस पॉइंट तक बात आ गई है कि हाँ जी, ये पाबंदी है, लेकिन अब पाबंदी तो है बट उसकी कोई ज़िम्मेदारी कबूल नहीं कर रहा, ठीक है? और जो फॉरेन इंटीरियर मिनिस्टर है हमारा, इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी हैं, वो कहते हैं जी कि वो इसको जस्टिफाई इस तरह से करते हैं कि जी यूएस में भी तो टिकटॉक जो है वो उसके ऊपर क्रैकडाउन किया गया है और उसको बंद किया गया है, तो अगर हमने एक्स को बंद कर दिया तो इसमें क्या मसला है? और साथ ही उन्होंने कहा कि यूएस में टिकटॉक को बंद किया गया है चूंकि वो बहुत ज्यादा प्रो पैलेस्टाइन कंटेंट दे रहे थे, इसलिए बंद क्या किया गया है। तो हमारा एडिटर कहता है कि ये बड़ी अजीब बात है कि प्रो पैलेस्टाइन चीज की वजह से जिस पे पाबंदी लगी है, उसको मिसाल बना के पाकिस्तान में एक्स पे पाबंदी लगाई जा रही है। दूसरे लफ्जों में तो क्या हम उस प्रो पैलेस्टाइन चीज को के खिलाफ हैं? क्या हम जिस तरह पाबंदी अमेरिका ने लगाई है प्रो प्रो पैलेस्टाइन कंटेंट देने वाले टिकटॉक पे, इसका मतलब हम उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि अमेरिका ने ठीक किया और हम भी उसी तरह ही करेंगे? तो ये एक बड़ी अजीब सी बात है। और रावलपिंडी के कमिश्नर ने जब से ये एलिगेशंस लगाई हैं और उसके बाद फिर हमारे जो टॉप जज हैं, उन्होंने जो एक सेंसेशन क्रिएट की उसकी वजह से उसके फौरन बाद से ये बंद कर दिया गया और अब तक ये एक्स जो है वो बंद है पाकिस्तान में। और दूसरी तरफ जो पीटीए के चेयरमैन हैं, पीटीए के जो चेयरमैन हैं, ही इज द ओनली पर्सन के जो इस सारी इंटरनेट की जो जितनी भी सहूलियात हैं उनको बंद करने में जिनका रोल होता है, वो कहते हैं जी कि जब उनसे बात की गई एक्स की ब्लॉकेज के हवाले से, तो वो कहते हैं जी मैं इंटीरियर मिनिस्ट्री से बात करूंगा, इंटीरियर मिनिस्ट्री से बात करूंगा। हालांकि इंटीरियर मिनिस्टर के कहने पे अगर किसी ने बंद करनी है तो वो पीटीए ने ही बंद करनी है, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने। तो यहाँ पे एक कंफ्यूजन है। और वो जो पीटीए के चेयरमैन हैं, टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के चेयरमैन, वो भी कहते हैं जी कंफ्यूजन है इस मैटर पे, कोई पता नहीं है किसने बंद की है। हालांकि ये कंफ्यूजन नहीं है। सिंध हाई कोर्ट में जब पीटीए ने अपना मौकफ दिया था तो उन्होंने वाज़े तौर पर ये लिखा था कि हमने फरवरी 17 को ये एक्स जो है वो बंद किया था और इसमें किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं है। न्यूज़पेपर कहता है कि इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं है। और इसी तरह से इन सारी जो बहुत सारी पिटीशंस जो हैं वो इसमें दरखास्तें दी गई हैं अदालतों में कि एक्स को जो है वो ओपन होना चाहिए और ब्लॉकेज ख़त्म होना चाहिए। ये पहले तो कोई मान नहीं रहा था और अब जब मान रहा है तो अब ये बिल्कुल किसी को समझ नहीं आ रही कि ये सस्पेंशन ऑर्डर दिए किसने हैं, और इस चीज़ को आंसर करना चाहिए कि क्यों ये सस्पेंशन ऑर्डर दिए गए और अब अगर इसको बहाल करना है तो किसने करना है। इसके इसके ऊपर प्रॉपर्ली इकदामात होने चाहिए। इसके बाद आगे चलते हैं तो थर्ड वाला जो एडिटोरियल है वो एंटी मुस्लिम इंडिया पे है। इंडिया में एक वाकया हुआ कि गुजरात यूनिवर्सिटी में कोई 75 फॉरेन मुस्लिम स्टूडेंट्स थे जो कि तरावी की नमाज पढ़ रहे थे। अब उनके ऊपर कोई 25 लोग जय श्री राम के नारे लगाते हुए उनके ऊपर पल पड़े और उनके ऊपर पत्थर फेंके और उनके प्रॉपर्टी को तबाह किया और बहुत सारे लोग इसमें जख्मी हुए। और अपने वो जो हिंदुत्व मिलिटेंट्स हैं उनका जो है ना वो उन्होंने अपने उस चीज़ों का इजहार किया। और न्यूज़पेपर कहता है कि ये एक सिस्टमैटिक कैंपेन है जो कि बीजेपी की गवर्नमेंट में मुस्लिम्स के खिलाफ इंडिया में ये चल रही है। और उसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि अभी यूएन ने चंद दिन पहले ही इंटरनेशनल डे टू कम्बैट इस्लामोफोबिया, यानी कि इस्लामोफोबिया से
मुकाबला करने का इंटरनेशनल डे अभी ऑब्जर्व किया है और एक रेजोल्यूशन पास की है कि जिसमें उन्होंने कहा है कि स्पेशल यूएन एनवाय तैनात किया जाएगा जो कि इस्लामोफोबिया के खिलाफ काम करेगा और इस्लामोफोबिया की वजह से जो मुसलमानों का नुकसान हुआ है उनके साथ सॉलिडेरिटी भी शो की गई है और ये कहा गया है कि कोई भी इंटॉलरेंस या डिस्क्रिमिनेशन या वायलेशन किसी भी तरह की अगर मुसलमानों के खिलाफ होती है तो उसके उसके ऊपर वो वाला जो कमीशन है वो एक्शन लेगा। तो असल में वो कहता है कि न्यूज़पेपर कहता है कि असल में इंडिया में चूंकि अब आगे न्यूज़ अब आने वाले हैं, इंतखाबात आने वाले हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी जो है वो इन चीज़ों को हवा दे रहा है ताकि जो मेजॉरिटी वोट है, क्योंकि मेजॉरिटी वोट हिंदू है, तो हिंदू मेजॉरिटी वोट जो है वो लेने के लिए वो फिर अपनी नरेंद्र मोदी अपनी 2 टर्म्स पूरी कर चुका है और अब ये तीसरी टर्म है जिसके लिए वो इलेक्शन लड़ रहा है। तो वो ये चाह रहा है कि वो इस तरह के पहले भी वो इसी तरह का माहौल बनाता रहा है कि अपने मुल्क की इंडिया की सबसे बड़ी जो माइनॉरिटी है यानी कि मुस्लिम पॉपुलेशन उसके खिलाफ इस तरह से जुल्म करके वो हिंदुओं में ऐसा एक वो पैदा करता है, जज्बात पैदा करता है ताकि वो इलेक्शन जीत सके और जो मेजॉरिटी हिंदू वोट है, ये जो मेजॉरिटेरी मेजॉरिटेरियन जो वोट बैंक है हिंदूज का, वो बीजेपी को मिल सके। ये सारा इस हवाले से ये काम किया जाता है और जाहिर है कि ये एक सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है लेकिन इससे मुसलमानों का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, बहुत नाइंसाफ़ी होती है, उनकी जान का नुकसान होता है, मुसलमानों के माल का नुकसान होता है, तो इसलिए इन चीज़ों को प्रॉपर्ली टैकल होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स इसके ऊपर हमने आज बात की, तीनों एडिटोरियल्स के ऊपर और अब हम अ, जो कमेंट्स के अंदर एज़ यूजुअल आपको क्वेश्चंस दिए जाएँगे, उनको आपने आंसर करना है और ये भी कि जो अगर आप लोग ये जो एडिटोरियल्स की टेक्स्ट फाइल लेना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ सकते हैं और उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में ही फ़ोन नंबर आपको दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, जिसमें कि आप अपना मैसेज सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप और उसमें आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा और टेक्स्ट फाइल आप तक पहुंच जाया करेगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।